बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एवोल्यूशन का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें आज हम लोगों का टॉपिक है वो है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। ठीक है, कैसे प्रोकैरियोट्स में से यूकैरियोट्स की डेवलपमेंट हुई थी, ये वाला टॉपिक आपकी बुक में है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 225 की ये जो स्टार्टिंग लाइन है यहाँ तक, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से ऊपर तक हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में जो है वो सबसे पहले वेंट हाइपोथेसिस है। जो पहला पैराग्राफ है स्टूडेंट वो आपका है वेंट हाइपोथेसिस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एनारोबिक प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे एनारोबिक प्रोकैरियोट्स जिनको आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं वो डेवलप हुए हैं इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो थे वो लाइफ स्टार्ट हुई है डीप ओशंस में। डीप ओशंस हैव हॉट स्प्रिंग कॉल्ड हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं वो गर्म पानी के बड़े बड़े ज़खायर थे। ठीक है, बहुत बड़े ज़ख़ीरे थे जिनमें लाइफ स्टार्ट हुई है। और जो सबसे पहले बैक्टीरिया आए हैं वहाँ पे वो आर्ची बैक्टीरिया कहलाते हैं। आर्ची बैक्टीरिया जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर हो तो वो इतना टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, और दे हैव अंडरगोन एवोल्यूशनरी चेंज। आर्ची बैक्टीरिया सपोर्ट वेंट हाइपोथेसिस। आर्ची बैक्टीरिया चूँकि इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं इसलिए वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं कि सबसे पहले जो थे वो एशियंट बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया जिनको हम एशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इनसे लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। सेकेंड जो है वो क्या हुआ था, एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। फिर एरोबिक बैक्टीरिया जो थे, प्रोकैरियोट जो थे वो एरोबिक प्रोकैरियोट्स में कन्वर्ट हुए थे। तो वो कैसे हुआ था, प्रोमिटिव इन्वायरमेंट जो थी उनमें न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड थे। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड होने की वजह से न्यूट्रिएंट का कोई और सोर्स चाहिए था, तो बैक्टीरिया जो थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी शुरू की। और फोटोसिंथेसिस जो थी उसने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो फर्स्ट जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया नहीं हम कहेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स या ऑर्गेनिज्म कहेंगे उनको। तो जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को सोर्स, हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे यूज़ किया था। यानी वो वाटर को यूज़ नहीं करते थे, वो H2S को यूज़ करते थे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो थी उसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में, और वो हाइड्रोजन जो वहाँ से हासिल होती थी हाइड्रोजन सल्फाइड से, उसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो थी वो क्या हुआ कि एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक प्रोकैरियोट्स। एनारोबिक प्रोकैरियोट्स के बाद फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स आए, फिर उसके बाद एरोबिक प्रोकैरियोट्स। अब एरोबिक प्रोकैरियोट्स जो थे उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर से रिप्लेस कर दिया। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर यूज़ करने के बजाय वाटर को यूज़ करना शुरू कर दिया, और इस वजह से ऑक्सीजन जो थी वो एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट होना शुरू हो गई। जैसे जैसे ऑक्सीजन अक्यूमुलेट होना शुरू हुई, ओजोन जो थी उसकी भी अपर लेयर एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, और उसने सूरज की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन थी उनको फिल्टर करना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है वो क्या हुआ कि फाइनली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने ऑक्सीजन यूज़ करनी शुरू कर दी और वो एनारोबिक से एरोबिक में कन्वर्ट हो गए। ये वाला जो स्टेप है ये तकरीबन हुआ था 420 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, एनफ प्रोटेक्टिव ओजोन फॉर 420 मिलियन ईयर्स अगो, इट मेड लाइफ ऑन लैंड पॉसिबल। फिर ओजोन की चूँकि प्रॉपर लेयर बन गई तो उसने सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको फिल्टर करना शुरू कर दिया, और लाइफ को जो है वो पॉसिबल किया, अर्थ को लाइफ के लिए पॉसिबल बनाया। ठीक है, क्यों, और रिड्यूसिंग जो इन्वायरमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, लेकिन उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नाउ लाइफ कैन नॉट अराइज ए बायोटिकली। लाइफ जो थी वो ए बायोटिकली अराइज नहीं हो सकती थी। एवोल्यूशन फिर हुई यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स जो है, फर्स्ट यूकैरियोट्स जो थे वो 1.5 बिलियन ईयर्स वो जो थे वो अपीयर हुए थे, और टू हाइपोथेसिस इनकी अपीयरेंस को, मतलब दो हाइपोथेसिस हैं इसके लिए। एक जो है वो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, और दूसरा जो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। जो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है वो क्या कहलाता है, उसके मुताबिक जो लार्ज एनारोबिक अमेबाइड प्रोकैरियोट था, ठीक है स्टूडेंट, अमेबाइड इसलिए कि वो मूव कर सकता था, लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोट जो था उसने स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया। अब वो एरोबिक बैक्टीरिया जो उसने इंजेस्ट किया वो बजाय इसके कि उसके अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाता, वो वहीं पे स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने की वजह से जो था अमेबाइड प्रोकैरियोट्स जो था वो क्या बन गया वहाँ पे, वो यूकैरियोट में, सो लार्ज एनारोबिक यूकैरियोट में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो जो था
ये कौन सा था, लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, वो यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लार्ज एनारोबिक यूकैरियोट बन गया वो। तो इस हाइपोथेसिस को एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस ये कहता है कि लार्ज प्रोकैरियोट था, उसने स्मॉल जो था वो यूकैरियोट एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर वो लेके गया, लेकिन उसने वहाँ पे ले जाके उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि वहाँ पे स्टेबलाइज कर लिया। तो ये एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को सबसे पहले लिन मार्ग्लीज ने जो था वो सजेस्ट किया था। उसके अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस सेल ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो कैसे बने थे कि एरोबिक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गया था। ठीक है, था एरोबिक रेस्पिरेशन जो थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुई और उसने इट causes most energy conversions in eukaryotic cells. Thus mitochondria formed as endosymbiote. Advantage to the it provides advantage to the host एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो कैसे बना था कि वो जो एरोबिक बैक्टीरिया को लार्ज जो प्रोकैरियोट था वो एरोबिक बैक्टीरिया को जो अपने अंदर लेके गया था, वो एरोबिक बैक्टीरिया जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया में एक किस्म का कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, फ्लैजेला जो थे यूकैरियोटिक सेल इंजेस्ट स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स ने इंजेस्ट किया और वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया भी बजाय इसके डाइजेस्ट होते वो वहाँ पे जाके फ्लैजेला में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कैसे बना के यूकैरियोटिक सेल ने साइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, साइनोबैक्टीरिया भी वहाँ पे जाके डाइजेस्ट होने की बजाय स्टेबल हो गए, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसी तरह से स्ट्रक्चर बने माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला और क्लोरोप्लास्ट के। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस जो है ये क्या कहता है, फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट। ए वाला जो है ये एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है और बी वाला जो है ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड, it encloses the copies of its genetic material in this invagination. Several double membrane बाउंड स्ट्रक्चर वाज फॉर्म्ड इन द सेम प्रोसीजर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो स्ट्रक्चर हैं वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के प्रोसेस के जरिए, यानी कोई भी जो स्ट्रक्चर था उसके गिर्द मेम्ब्रेन डेवलप हो गई थी और वो मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट कर लिया था उस स्ट्रक्चर को। इस वजह से बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जैसा कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो इसी तरीक़ाकार के मुताबिक बने हैं, इस हाइपोथेसिस के मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन वाले हाइपोथेसिस के मुताबिक बने हैं। सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की, फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है, इसको आप नंबर 1 पॉइंट दे सकते हैं कि उसने डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज की लाइफ की अर्थ पे। उसके बाद जो थे यूकैरियोटिक सेल सिंगली एग्जिस्ट कर सकते थे, these eukaryotic cells existed singly. Some cells formed multicellular organisms, कुछ सेल्स ने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाए और डिफरेंट सेल स्पेशलाइज्ड इनटू टिश्यूज, सेल जो थे वो टिश्यूज़ में स्पेशलाइज हो गए और वो जो टिश्यूज़ से उन्होंने ऑर्गन की डेवलपमेंट की और इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उनको वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहने के जो हैं वो अडॉप्ट हुए, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में अडॉप्ट किया उन्होंने अपने आप को। तो ये सारी जो है ये स्टेप ये है एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स के। ये सारे स्टेप्स हैं स्टूडेंट, आपने इनको इसी तरह से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। कल वाले लेक्चर में हम चार्ल्स डार्विन जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उस वाला लेक्चर। थैंक यू।